गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माई सेल्फ मिस्टर अनिल यादव। मैं आपके केमिस्ट्री क्लास के लिए आपके कॉलेज में अपॉइंट किया गया हूँ। तो फर्स्टली अपन बात करेंगे कि जो अपना ऑनलाइन क्लासेज आज से स्टार्ट हो रही है, तो उस क्लासेज के बारे में सबसे पहले बात जो अपन करते हैं वो बुक्स की करते हैं कि आपको बुक्स किस राइटर की लेनी है और किस पब्लिशर्स की लेनी है। तो सबसे पहले आपको बात मैं यही बता रहा हूँ। तो अपने को जो बुक है, अपनी केमिस्ट्री की दो तीन राइटर्स की बुक्स आती हैं। तो एक तो अपने रामानंद यादव सर जो आर कॉलेज से हैं, उनकी बुक हैं जो मोना प्रकाशन के नाम से आती है। ठीक है, तो इसकी आप बुक ले सकते हैं, जो आपको मैं ऑलरेडी यहीं दिखा ही रहा हूँ। ये मेरे पास यही बुक है। ठीक है, और इसके अलावा आप पी भागचंदानी, इसकी भी आपको तीनों केमिस्ट्री की बुक मिल जाएगी। इसके अलावा सी बी एच की भी आती है। बट आप दो बुक ही सेलेक्ट करनी है आपको इनमें से। या तो आपको मोना प्रकाशन यानी कि डॉक्टर रामानंद यादव वाली लेनी है, या फिर आपको पी भागचंदानी की लेनी है। तो जो आपको बेटर लगे कोई सी बुक ले लेना, दोनों बेटर बुक हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी बुक की बात। इसके बाद जो अपन बात करेंगे वो क्या है कि भी अपने को सलेबस। तो सलेबस आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, और आपके बुक्स अगर ले रहे हैं तो बुक्स में आपको मिल ही जाएगा। तो ऑनलाइन में तो आप अपने यूनिवर्सिटी की, जो अपने महाराजा भर्तृहरि यूनिवर्सिटी अलवर है, इसके अकॉर्डिंग आप इसका सलेबस आप इसकी साइट पे देख सकते हैं। या फिर आप जो अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी है, इसका सिलेबस आप नॉर्मल बीएससी का सिलेबस जो है वही सिलेबस अपने यहाँ पर है। ठीक है ना, कि अपने यहाँ पर जो बीएससी का सिलेबस है वो सेम है आपके इंटीग्रेटेड में भी और नॉर्मल बीएससी में भी। ठीक है ना, तो वो सिलेबस आपको यहाँ पर देखना है। तो मैं आपको जो सिलेबस बता रहा हूँ, तो इस सिलेबस में आपके जो 5 यूनिट्स हैं, आपको पता है ये सिस्टम किस तरह से है, अपने कॉलेज में क्या क्या होता है। तो इसमें आपको सिलेबस जो बताया जाता है वो, इसमें 5 यूनिट होती है। पर यूनिट आपको 2 क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और उसमें से आपको पर यूनिट 1 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। ठीक है, अब कोविड-19 के चक्कर में आपके कुछ चेंजिंग हो सकती है एग्ज़ाम में, पर बट सिलेबस तो अपना शॉर्ट होना नहीं है। ठीक है ना, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर अपना आज बात करें तो फर्स्टली अपने सिलेबस पर बात करते हैं। तो सिलेबस में क्या क्या आते हैं, तो सिलेबस आपके सामने ये फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में आपको मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जिसमें आपको होमोलाइटिक हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है, समांश और विषमांश बंध का विदलन, टाइप ऑफ रिएजेंट, ठीक है, अभिकर्मकों के प्रकार, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, कार्ब कैटायंस, कार्बेनाइंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, एरीन्स एंड नाइट्रिन्स विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो जो आपको इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन और मुक्त मूलक कार्बीन, एरीन और नाइट्रीन, ये आपको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर बताई जाएगी, बतानी है आपको। टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, एनर्जी कंसिडरेशन, एनर्जी का जो वितरण है, मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म का जो मेथड है, प्रोडक्ट एनालिसिस, इंटरमीडिएट आइसोटोप इफेक्ट, काइनेटिक एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री स्टडीज। तो आपकी ये फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, तो आज जो अपन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट ही स्टार्ट करेंगे अपन। इसके अलावा आपके जो सेकंड यूनिट है, इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इसमें ये टॉपिक्स आएंगे। इसके अलावा जो आपकी थर्ड यूनिट है, इसमें एल्कीन्स एल्केन्स एंड साइक्लोएल्केन्स, एल्कीन्स, साइक्लोएल्कीन्स, डाइन्स एंड एल्काइन्स, ये आपको स्टडी करनी है। इसके टॉपिक्स आपको ये दिख रहे हैं। ठीक है, ये तो आप सिलेबस को तो मैं आपको यहाँ पर शॉर्टकट ही बता रहा हूँ वैसे। ठीक है, तो इसमें आपको ये है। फिर इसके अलावा एरिन्स एंड एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन,
और लास्ट जो 5 यूनिट आती है वो एल्किल एंड एरियल हैलाइड्स और पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। तो ये आपकी 5 यूनिट्स हैं। इनमें आपको टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही आपको स्टडी करनी है, ये नहीं आपको कंप्लीटली बुक ही यहाँ पर स्टडी करनी हो, तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अब यहाँ पर स्टडी करेंगे, ठीक है। सॉरी। अब जो अपन बात करेंगे आज, तो आज अपन फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में जो अपने आता है, इसमें सबसे पहले जो बात आती है वो क्या है, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। ठीक है। अब इसमें अपन मैकेनिज्म की बात करेंगे, तो आप 12th क्लास में बहुत कुछ इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पर जो अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं भाई, आपको किस तरह से यहाँ पर एरो से ये, ठीक है, एरो वगैरह तो आप जानते ही हैं, तो उसमें तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो अपने डायरेक्टली अपने टॉपिक से अपने स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है अपना होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन या बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है, यानी कि समांश और विषमांश बंध का विदलन, ठीक है। तो फर्स्टली अपन जो बात करेंगे, तो जो समांश विदलन है इस पर अपन बात करेंगे। क्या होता है हिंदी वर्ड, समांश विदलन। समांश विदलन पे बात करें तो अब आपको पता है कि भी जो भी अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यानी कि जो अपने कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें क्या होते हैं कि भी सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है, सहसंयोजक यौगिक बोला जाता है, कोवलेंट कंपाउंड आपको बोलते हैं उनको, ठीक है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो भाई यहाँ पर क्या है कि विखंडन यानी कि टूटना, ठीक है भाई, टूटना यानी कि क्लीवेज होगा उसका, या फ्यूजन बोले अपन, ठीक है। तो बॉन्ड का जो क्लीवेज है वो किस किस तरह से है, तो ये आपको दो टाइप से अपन बता ही रहे हैं। तो इसमें जो समांश है, समांश में मतलब क्या होता है कि भाई जो कार्बन के साथ दूसरा कार्बन अटैच होता है, इनके बिटवीन क्या है कि भाई सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर शेयर्ड होते हैं, ठीक है। अब बाकी जो वैलेंसी वो अदर सिस्टम से हो जाएगी, हाइड्रोजन से हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड क्लीवेज होता है या किसी अदर एटम के साथ होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस बॉन्ड का क्लीवेज इस तरह से हो कि इन दोनों कार्बन्स के पास क्या है कि ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो दोनों के पास अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है कि भाई जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो कि सेम अमाउंट में, या ये कहे कि समान रूप से क्या हो जाए, दोनों के पास रहें, ठीक है। और ये किस कंडीशन में हो सकता है कि ये जो समांश विखंडन जो होता है, विदलन होता है, यानी कि होमोलाइटिक जो क्लीवेज होती है या फ्यूजन होता है, तो वो किस टाइप के एटम्स के बिटवीन हो सकता है, तो वो किन के बिटवीन हो सकता है कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, बराबर हो, ठीक है ना। तो उनके बिटवीन ये पॉसिबल है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कुछ डिफरेंस मिलेगा तो आपको पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन के उसके ओर होंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अगर यहाँ पर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है ना, इसके अलावा क्लोरीन, ब्रोमीन यानी कि जो हेलोजन है, अगर उनके साथ अगर ये बॉन्डिंग होती है तो उनमें क्या है कि जो अपना होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज है वो यहाँ पर इनके बिटवीन पॉसिबल नहीं होता है भाई। उसका रीज़न क्या होता है कि भाई इनके बिटवीन क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कार्बन के साथ क्या है कि उसके अगर अपने कंपेयर करें तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है कि काफ़ी डिफरेंस मिल जाता है। तो उस डिफरेंस के रीजन से क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है, ठीक है, कि यानी कि जो
इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि उस एटम की ओर ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, नज़दीक हो जाते हैं, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ये जो यहाँ पर बनते हैं, तो यहाँ पर ये क्या फॉर्म होते हैं, यहाँ पर इनको क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल। मुक्त मूलक। ठीक है, तो ये बात होती है अपनी मुक्त मूलक की। तो आपने कुछ रिएक्शंस भी पढ़ी है। ठीक है, तो जो मुक्त मूलक वाली जो अभिक्रियाएं होती है कि जैसे आपको पता है कि जो मैथेन है, ठीक है, मैथेन की अगर क्लोरीन के साथ अगर यूवी लाइट में अगर रिएक्शन कराते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या होते हैं कि मॉलिक्यूल्स यानी कि क्लोरीन के द्वारा क्या होते हैं, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर अगर ये इस रिएक्शन की बात करें तो उस कंडीशन में क्या है कि ये जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, मुक्त मूलक से होती है। तो मुक्त मूलक से ये किस तरह से होती है कि भाई क्लोरीन का जो एटम है, सॉरी मॉलिक्यूल है, अणु है, सॉरी, ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर सनलाइट में रखा जाए इसको, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि क्लोरीन के क्या होंगे कि 2 फ्री रेडिकल्स यहाँ पर फॉर्म होंगे। इनके बिटवीन क्या है कि दोनों की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड क्लीवेज होगा वो कौन सा होगा, हेटेरोलाइटिक हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि भाई ये जो यहाँ पर क्लोरीन का क्या बन गया, ये एक फ्री रेडिकल यहाँ पर फॉर्म हो गया। इसी तरह से अब क्या होता है कि भाई जो मैथेन है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा, क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन की क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट लगभग क्या है, इक्वल में ही है। ठीक है, तो इनसे भी ये फ्री रेडिकल बन गया। अब क्या है कि इनके बिटवीन ये क्या है कि इस तरह से अपन ये बता सकते हैं कि भाई ये क्या होगा कि ये मुक्त मूलक यहाँ पर फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब ये मुक्त मूलक जो यहाँ पर फॉर्म होते हैं ये क्या होते हैं, कम स्थायी होते हैं, यानी कि ये क्या होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं और मोर रिएक्टिव होते हैं, अति क्रियाशील होते हैं। तो अब क्या है कि भाई यहाँ पर इनकी रिएक्टिविटी किस रीजन से बढ़ रही है कि भाई जो फ्री रेडिकल यहाँ पर फॉर्म हुआ है, अब इस फ्री रेडिकल के पास क्या हो गया कि इसके अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करें तो इसके पास टोटल कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जबकि आपको पता है कि स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई स्टेबल होने के लिए क्या है कि उसके इलेक्ट्रॉन, सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो अब क्या है कि अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी कब हो सकती है कि भाई इनको क्या है कि कोई ऐसा कोई इफेक्ट हो जो इसकी क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो डेफिशिएंट है, यानी कि जो इसकी इलेक्ट्रॉन न्यूनता है उसको कम कर दे। तो ऐसा कोई सिस्टम हो तो उसके लिए क्या होता है कि इसमें 2 इफेक्ट इसको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। वो 2 इफेक्ट किस तरह से प्रभावित करेंगे, तो उसके लिए क्या है कि एक तो होता है आई इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव या प्रेरण प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब इंडक्टिव इफेक्ट क्या है कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट कब इसकी स्टेबिलिटी को इफेक्टेड कर सकता है, अगर क्या होता है कि इसके साथ क्या है कि जितने ज़्यादा एल्किल समूह जुड़े होंगे, तो एल्किल समूह, नंबर ऑफ एल्किन समूह क्या होंगे, यहाँ पर एल्किल समूह इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है कि इसकी काफ़ी हद तक क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इस रीजन से यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेस पर क्या है कि इसकी मुक्त मूलक का जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है भाई, जैसे जैसे इस पर एल्किल समूह ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा कि इसमें इसकी जो स्टेबिलिटी है, स्थायित्व है, वो स्थायित्व क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इस बेस पर क्या है कि भाई जो मुक्त मूलक है, जो फ्री रेडिकल है, इस फ्री रेडिकल की क्या है कि भाई जो स्टेबिलिटी है उसका सीरियल क्या होगा कि अपन पहले क्या लेते हैं, मैथिल फ्री रेडिकल। ठीक है, फिर इसके बाद इस पर एथिल वाला आ जाएगा, फिर इसके बाद आइसो वाला आ जाएगा, और उसके बाद तीन साइड मैथिल। ठीक है, तो इनकी जो स्टेबिलिटी है उसका सीरियल क्या होगा। ठीक है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है
वो क्या होती जाएगी, इस तरह से इस ऑर्डर में बढ़ती जाएगी। ठीक है, कि भाई जैसे जैसे नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप यहाँ पर इंक्रीज होंगे तो वो क्या करेंगे कि इसकी इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है, यानी कि जो यहाँ पर अपन ये बोले कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन न्यूनता है, उस न्यूनता को ये क्या है कि काफ़ी हद तक क्या कर देंगे, इस पर कम कर देंगे, जिससे क्या है कि इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर इफेक्ट जो होता है कि भाई जो इसके प्रभाव को किस तरह से इसकी जो स्टेबिलिटी उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो फर्स्टली तो क्या बात होगी आई इफेक्ट पर। जो सेकंड पॉइंट होता है वो क्या है, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन, अति संयुग्मन। ठीक है, अति संयुग्मन भी क्या है कि इसकी स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वो कैसे हो सकता है कि भाई इसमें क्या है कि भाई अति संयुग्मन द्वारा क्या होता है इसमें कि भाई अपनी ये बोले कि हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या हो सकता है, यहाँ पर रेजोनेंस हो सकता है अनुनाद द्वारा। अनुनाद द्वारा क्या है कि ये इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। क्या होता है कि भाई अनुनाद में क्या होते हैं कि भाई एक तो जो बीटा हाइड्रोजन एटम है, बीटा हाइड्रोजन जो एटम है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप बीटा अल्फा बीटा तो जानते हैं भी, कार्बन जो है फर्स्ट कार्बन को अपना अल्फा, फिर सेकंड जो आएगा उसको क्या देंगे, बीटा, थर्ड जो आएगा उसको गामा, ठीक है ना, फिर डेल आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बात करें तो यानी कि जो बीटा कार्बन है इससे जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन क्या रहेंगे, सॉरी वो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या रहेंगे, कौन से, बीटा हाइड्रोजन। भाई ये जो हाइड्रोजन है, भाई जिस कार्बन से, जिस टाइप के कार्बन से जो हाइड्रोजन ऐड है वो उसी नाम से हो जाएंगे। तो ये बीटा हाइड्रोजन है तो इसमें क्या होंगे, बीटा हाइड्रोजन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल लें कि एथिल जो फ्री रेडिकल है में, एथिल फ्री रेडिकल क्या है, ये है। तो इसमें क्या है कि भाई 3 हाइड्रोजन कैसे हैं, बीटा हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, 3 क्या है, बीटा हाइड्रोजन एटम है, जो क्या है कि यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या है कि अनुनाद को दर्शाएगा, यहाँ पर अनुनाद को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या है कि 4 टाइप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म करेगा। ठीक है, तो 4 टाइप की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पर किस किस तरह से फॉर्म होगी कि भाई ये जो कार्बन है, इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल है, एथिल फ्री रेडिकल हो गया। तो अब इसमें क्या है कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है कि भाई इन्हें हाइड्रोजन के साथ क्या हो सकता है, अलग अलग डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, और डिफरेंट कार्बन भी, वो कार्बन पर भी हो सकता है कि भाई इसमें क्या है कि भाई बॉन्ड यहाँ पर क्या हो जाए, डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाए। सॉरी, एक ये स्ट्रक्चर, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या फॉर्म हो जाएगी यहाँ पर, कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड और ठीक है, और लास्ट जो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होगी वो कार्बन कार्बन के बिटवीन ये, और अब जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पर क्या होगी कि इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहाँ पर ये फॉर्म हो जाती है, जिससे क्या है कि इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या आता है कि भाई इस बेस पर क्या है कि भाई अपनी की जो स्टेबिलिटी की बात करें तो इन मुल्कों का क्या है कि भाई जो टर्सरी ब्यूटिल है उसकी क्या रहेगी, रेजोनेट वो सॉरी स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी, टर्सरी ब्यूटिल, फिर आइसोप्रोपिल, फिर एथिल, और फिर मैथिल। तो इनकी क्या है कि स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो ये ऑर्डर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो बात आएगी वो अपन बात करेंगे किस पर, विषमांश विखंडन, यानी कि हेट्रोलिटिक
फिजन पर, ठीक है। तो इस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और इसके अलावा आपको एक बात और भी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपके पास हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स तो आ ही रहे हैं, ठीक है। तो उन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लें। आपको फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी होंगे हमारे, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वालों को अगर कोई लैंग्वेज संबंधी कुछ बात हो, तो आज तो थोड़ा सा स्टार्टिंग है तो मैंने भी इतना ज़्यादा लोड नहीं दिया है। तो अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो एनी टाइम आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कॉल आप डे टाइम में ही करें, ये नहीं कि आप नाइट में कॉल कर रहे हैं मेरे को, थोड़ा सा, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है। अपना इंट्रोडक्शन जो होगा वो अपने ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तभी हो सकता है, फेस टू फेस तो अपना तभी मिलेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।